Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन रेलिवेंस ऑफ फैक्ट। रेलिवेंस ऑफ फैक्ट क्या होता है? कोई भी अक्यूज, कोई भी मुल्ज़म जो उसका माजी था, जो उसका गुजर चुका, जो उसका पास्ट था, उसके अंदर उसका करैक्टर कैसा था, अच्छा था या बुरा था, गुनहगार था या नेकोकार था, अच्छाई करता था या बुराई करता था, क्रिमिनल माइंडेड था या एक अच्छे करैक्टर का, एक अच्छे माजी का हामिल था। तो दरअसल ये उसका जो माजी है, ये इसीलिए कि माजी आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो माजी उसका, उसके फ्यूचर, जो उसका पास्ट है, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर देखा जाता है इन क्रिमिनल केसेस इन द आई ऑफ लॉ। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है, लेकिन इतनी भी अहमियत नहीं कि अगर एक शख्स माजी के अंदर मुजरम है और बाद में वो तौबा कर ले और उसको बाद में दोबारा से फिर पकड़ लिया जाए, या एक शख्स माजी के अंदर बहुत ही अच्छा नेक कार है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो जुर्म नहीं करेगा। तो इसकी एक ख़ास हद तक एडमिसिबिलिटी है, एक ख़ास हद तक इसकी अहमियत है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है। इसकी अहमियत किन केसेस में होगी और किन सर्कमस्टांसेस में होगी, कैसे होगी और कैसे नहीं होगी, इसी के ऊपर आज का हमारा लेक्चर बेस करेगा। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट इन पास्ट कैरेक्टर। किसी भी शख्स का जो फैक्ट है उसके अंदर उसकी रेलिवेंसी कितनी होगी उसके माजी के किरदार में, उसके माजी के हालात व वाक़यात में। लेक्चर शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन को क्लिक करके लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसेस में रहे और आपको उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। सेकेंडली, मेरे लेक्चर्स की जो फीस है वो ज़रूर पे किया करें। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद है इन योर फ्यूचर। फीस कुछ यूँ है मेरे लेक्चर्स की कि 3 स्टेप के अंदर आपने पे करना है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प जितनी आपके लिए इजीली आप कर सकें, जितनी आपके लिए आसानी हो, जितनी पॉसिबिलिटी हो। मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो 10 रुपये डोनेशन है उसके लिए मैंने जो अब नरमी की है, जो मैं इसके अंदर एक और नरमी लेकर आया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी फीस है। आई नो डेट आप लोगों से पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 रुपये डेट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, तो आप इसको पे नहीं कर सकते, बहुत बड़ी रकम है। आपको 3-4 गनमैनों के साथ बैंक से रकम निकलवाना पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ और नरमी कर दी। वो नरमी कुछ यूँ है कि अगर आपको मेरे लेक्चर से 50% भी फ़ायदा हुआ है तो आप मेरी फीस ज़रूर पे करें। अगर 50% से कम फ़ायदा हुआ है तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेरी फीस करने की। आप बरी जमा हैं, एग्जेम्प्ट हैं, आपको मेरी फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये मेरी नरमी है। सेकंड स्टेप है कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प आप किसी को सलाम कर लें, मुसाफा कर लें, किसी को हंस कर मिल लें, तो ये भी उसकी हेल्प के लिए काफ़ी है। जब आप किसी को सलाम करेंगे, वो जवाब देगा, उसको नेकियां मिलेंगी, तो उसके नामा माल के अंदर नेकियां लिखी जाएंगी, तो ये भी उसकी हेल्प ही है एक किस्म की। किसी के पास चंद मिनट बैठ जाएं, किसी के दुख सुन लें, किसी को टाइम दे दें, चाहे अपने घर वालों को टाइम दे दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दे दें। मैं ये रिक्वायरमेंट नहीं करता कि आप बाजार के अंदर बैठकर ही लोगों को टाइम दें, बाहर ही निकल कर टाइम दें। अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स को भी 10 मिनट टाइम दे दें, ये भी उनकी हेल्प है। पेरेंट्स का दिल खुश हो जाता है, वो उनको इत्मीनान मिलता है, उनको सुकून कल्ब नसीब होता है। अपनी औलाद जब उनके पास बैठती है, उनकी औलाद उनको टाइम देती है। और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स। मैं अपने इस जो लेक्चर के नोट्स हैं PDF की सूरत में, उनका लिंक जो है गूगल के ऊपर जो मेरे अपलोडेड है, उनका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने व्हाट्सएप कॉमन ग्रुप्स का और बाकी जो मेरे सोशल नेटवर्क्स हैं, लाइक फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम पेज, तो उनके भी मैं लिंक्स दे दूंगा। आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत सी इंफॉर्मेटिव जो पोस्ट है मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर तो सिर्फ आप वीडियोस कर सकते हैं, पोस्ट आप अपलोड नहीं कर सकते, तो इसलिए बाकी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। मैं आपका इंतहाई मशकूर रहूँगा, ये भी आप लोगों का प्यार है। और फर्दर वहाँ पर भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव पोस्ट, केस लॉज, साइटेशंस वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ आपके इन फ्यूचर आपके फ़ायदे के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। मैं उन सभी अपने सोशल मीडिया के जो मेरे लिंक्स हैं, मेरे पेज हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनके लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ पर आप जाकर लिंक के ऊपर क्लिक करके उनको फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। इसके अंदर बेसिकली ये 2 पार्ट है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर, तो इन दोनों को मैं मर्ज करूँगा इसके अंदर। टू डिटरमाइन वेदर अ कैरेक्टर ऑफ अक्यूज और रॉन्ग डूअर इन रेलिवेंट और नॉट। जनरली इसको डिटरमाइन किया जाता है कि जो रॉन्ग डूअर है, जो गलत करने वाला है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि इसने ये काम गलत किया, तो उसका माजी कैसा था, उसका पास्ट कैसा था, आया वो पास्ट के अंदर भी ऐसा ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता रहता था या नहीं, या ये उसका फर्स्ट है।
तो बेसिकली अगर आपने अपनी सोसाइटी में, माशरे में देखा होगा, अगर किसी शख्स के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है और चाहे उस केस में से बरी हो जाए या कन्विक्ट हो जाए, सज़ा लेकर बाहर आए जेल से, उसके बाद भी जब उस एरिया में चोरी होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं जाकर। हमारे भी एक केस मेरे एक आया था, तो उस क्लाइंट को मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो निकाला इस तरह की सिचुएशन से। तो पुलिस वालों का ख्याल होता है कि इस शख्स ने, चूंकि ये पुलिस वालों का नहीं है, ये हर कॉमन बंदे का। आप अपने घर के अंदर एक एग्जांपल ले लें कि आपके घर के अंदर एक बच्चा है, वो थोड़ा सा ज्यादा बाकी बच्चों की निस्बत शार्प है और बाकी बच्चों को वो मारता भी है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास एक ऐसा केस है, आपके घर के अंदर ही एक बच्चा रोता आपके पास आए और आके बोले कि मुझे फलां भाई ने या कजन ने मारा है, और आपने देखा ना हो, बट आप अज्यूम कर लेते हो उसके पास्ट से, उसके माजी से कि हाँ ये पहले भी बच्चों को मारता रहता है, तो प्रोबेबल है, पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी इसने मारा होगा। तो ये जो अजम्पशन है, ये जो प्रेमा फिशाई है, ये जो फर्स्ट साइट ऑब्जर्वेशन है, इसको कहते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर एक शख्स का एक इल्जाम लगा है, वो अदालत में आया और अदालत उसका प्रीवियस रिकॉर्ड मंगवाती है, या जो अपीलेंट काउंसिल है वो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड लेकर आती है कि जी ये देखे, ये तो पुराने केसेस के अंदर मतलूब था, कन्विक्टेड था, तो लिहाजा इसने डेफिनेटली ये किया है। तो इट डज नॉट मीन कि सिर्फ उसकी रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर की वजह से, उसके बैड कैरेक्टर की वजह से उसका जो अगला केस है उसके अंदर उसको सजा दी जाएगी। तो बैड कैरेक्टर रेलिवेंट है, अज्यूम किया जा सकता है इन डाउटफुल केसेस, ऐसे केसेस जहां पर एविडेंस वीक है, पुअर एविडेंस है, तो वहां पर ये एग्जेम्प्ट है ऐसे मुहावरों से, ऐसी एक्सेप्शन से, कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि अगर उसको लगे कि ये शख्स इससे कंसर्न, लाइक एक शख्स का एक शख्स है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है कि जी इसने मेरे ऑफिस से मोबाइल को चोरी किया है, उस शख्स के ऊपर इल्जाम लगता है, वो कोर्ट में चला जाता है। अब ये है बी, ये उसके ऊपर इल्जाम लगाता है। अब जब कोर्ट में जाते हैं तो बी उसके इस ए का पुराना एक केस उठाकर ले आता है कि जी ये देखिए फलां टाइम में, फलां अदवार में, फलां इरा में इस शख्स ने फलां शख्स की चोरी की थी और इसको अदालत ने सजा भी दी थी 3 साल, 5 साल, 7 साल। तो लिहाजा प्रोबेबली है कि चूंकि इसकी नेचर है, इसकी फितरत है चोरी करना, और मेरे ऑफिस में इसके अलावा कोई और आया नहीं है, कोई गया नहीं है मेरे ऑफिस में, तो यही एक अकेला आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि इसने ही मोबाइल को चोरी किया होगा, या मेरे कुछ और जो जरूरी सामान है उसको इसने चोरी किया होगा। तो अदालत देखती है कि हाँ लगता तो है कि ये अपने पास्ट कैरेक्टर के अंदर भी बैड था, इतना कोई इसका अच्छा खास कैरेक्टर नहीं है, तो हो सकता है इसने अभी भी चोरी की हो। तो वीक एविडेंस की बिहाफ के ऊपर भी सजा दी जा सकती है, बट एविडेंस का और सम विटनेस का, कुछ एविडेंस और कुछ विटनेस का होना जरूरी है। बिल्कुल ब्लाइंड एविडेंस के ऊपर और ब्लाइंड विटनेस के ऊपर सजा नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा ये तो साबित हो गया कि आपका जो पास्ट है वो अहमियत रखता है आपके प्रेजेंट में, आपके फ्यूचर में काफी अहमियत रखता है। इसलिए अपने पास्ट को सिक्योर रखें, जितना आपका पास्ट सिक्योर होगा, अच्छा होगा, उतना ही आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। और ये भी एक एग्जांपल देता चलूं कि एक शख्स इसने जिंदगी में कभी कुछ चोरी नहीं की, किसी को बुरा भला नहीं बोला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को तकलीफ नहीं दी, इसके ऊपर इल्जाम लगता है कि जी इसने बी का मोबाइल चोरी किया है। ए के ऊपर इल्जाम लगता है, फॉर एग्जाम्पल दोनों के पास गवाही नहीं है, दोनों के पास एविडेंस नहीं है। ए अपना माजी का कैरेक्टर ले आता है, वो कहता है जैसे साहब देखें मैं नमाजी परहेजी बंदा हूं, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, ऐब नहीं किया, कोई बुराई नहीं की, शराब नहीं पी, मेरे को अफेयर नहीं रहे किसी के साथ, सुबह नमाज पढ़ी, अपना काम किया, मेरा जो माजी है बेदाग है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ अच्छे काम किए हैं, गलत काम कभी किया ही नहीं, और मैं सोच भी नहीं सकता। ये देखें मेरी गवाही है, ये लोग हैं, ये माशरे के लोग मेरी गवाही देने को तैयार हैं। वो अपनी सोसाइटी से, माशरे से लोगों को ले आता है, वो कहते हैं हाँ जी ये बहुत नेक आदमी है, हमने कभी इसके अंदर कोई ऐब बुराई नहीं देखी। तो जब कोर्ट के अंदर उसकी फेवर में, उसकी गुड कैरेक्टर की फेवर में लोग, उसकी रेपुटेशन, उसकी बेस्ट रेपुटेशन की फेवर में जब लोग विटनेस बनकर आएंगे, लोग गवाही देंगे उसकी हक में जिस ए के ऊपर इल्जाम लगा है, और अगर बी के पास भी कोई खातर ख्वाह एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट उसकी गवाही को मानते हुए इस इल्जाम को रद्द कर देगी कि नहीं इसका माजी इतना साफ है, तो ये प्रोबेबल है कि बी इसकी रेप्यूट को खराब करना चाहता है, इसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहता है, लेकिन ए इस तरह का शख्स नहीं कि ये चोरी करे। तो जो आपका माजी है, आपका पास्ट है, ये एक रैशनल, ये एक अथॉरिटेटिव अहमियत रखता है आपके प्रेजेंट में और आपके फ्यूचर में। तो लिहाजा अपना पास्ट जरूर साफ रखें। रिलाई आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डर 1981, रिलाई आर्टिकल है 66 to 69। इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस का
दोनों फील्ड के केसेस की ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस किस फील्ड के अंदर कितना ये एडमिसेबल है और कितना ये रिलायबल है। जर्नल जो आपको इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने अभी बता दिया कि इस हद तक ये रिलायबल होता है अपने इन फर्दरेंस या इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट केसेस में, जो आपका पास्ट है, किसी भी मुलजम का जो पास्ट है। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज और फीचर्स एंड डिस्टिंग्विश वन पर्सन, ग्रुप और थिंग फ्रॉम एन अदर। किसी भी शख्स की क्वालिटीज, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके फीचर्स, जो जो कुछ भी उसके अंदर था माजी के अंदर, वो तमाम चीजें मिलकर एक कैरेक्टर बनती हैं जो कि उसके प्रेजेंट को, उसके हाल को साबित करती हैं। नेक्स्ट इसकी जो मीनिंग है वो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, एट्रीब्यूट्स, ट्रीटीज और एबिलिटीज। वो माजी के अंदर उसकी ट्रीटीज कैसी थी, उसके एग्रीमेंट कैसे थे, लोगों के साथ मिलना जुलना उसका कैसा था, मुआहदात के अंदर वो कैसा था, लोगों के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर वो किस तरह का था, क्या लड़ाई झगड़े के अंदर इन्वॉल्व पाया जाता था या नहीं पाया जाता था। ये तमाम चीजें प्रेमा फशाई के तौर के ऊपर सामने आती हैं। प्रेमा फशाई के बारे में आपको मैं बताता चलूं क्योंकि बहुत से लॉ स्टूडेंट को इसके बारे में इतना खास नॉलेज नहीं होता, इनफैक्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को भी। प्रेमा फशाई का मतलब होता है ऑन फर्स्ट साइट ऑब्जर्वेशन। इसकी कंप्लीट जो डेफिनेशन है, जो ये डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ की तो नहीं है, ये हाँ मेरी अपनी डेफिनेशन है जो मैंने खुद से बनाई हुई है और ये एप्लीकेबल है, इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। क्योंकि ये अपनी बनाई से मुराद ये नहीं कि ये टोटली मेरी है, डेट मीन ये ऑब्जर्वेशन बाई लॉ है, लॉ से ही इसको जनरेट किया गया है कि इसको जो ये तमाम एंगल्स को, प्रेमा फशाई के एंगल्स को फुलफिल करती है। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रेमा फशाई ऑन फर्स्ट साइट समथिंग ऑब्जर्व और टू कंसीडर ट्रू अंटिल प्रूव फॉल्स। ऐसी चीज जो बज़ाहिर, जो फर्स्ट साइट में इनिशियली तौर के ऊपर सही नजर आए, सच नजर आए, लेकिन जब तक कि वो गलत साबित ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थर्ड जेंडर को देखा हो तो इनिशियली अगर आपकी उनके ऊपर नजर पड़े तो आपको लड़की नजर आते हैं कि यार ये लड़की है, लेकिन जब आप उनको गौर से देखते तो लगता है कि नहीं ये थर्ड जेंडर है, ये लड़की नहीं है। तो डेट मीन जो चीज आपको इनिशियली नजर आए, जो चीज आपको जाहरी नजर आए, जो आपको फर्स्ट टाइम नजर आए, कि आपने फर्स्ट नजर के साथ वो चीज आपको जो है बहुत अट्रैक्टिव लगी, तो वो अट्रैक्टिव रहेगी जब तक कि वो डी अट्रैक्टिव साबित नहीं हो जाती। जो चीज आपको इनिशियली तौर के ऊपर सच लगे तो वो सच रहेगी जब तक कि वो झूठ साबित नहीं हो जाती। इसको कहते हैं प्रेमा फशाई। प्रेमा फशाई एविडेंस के अंदर भी अप्लाई होता है, प्रेमा फशाई विटनेस के अंदर भी अप्लाई होता है, प्रेमा फशाई केसेस भी होते हैं कि ऐसे केसेस जो इनिशियली तौर के ऊपर या तो आपको सही लगे या आपको गलत लगे, जब तक कि वो गलत साबित ना हो जाए या सही साबित ना हो जाए, यानी कि जब तक कि उनकी रिबर्टल नहीं आती, उनकी कंट्राडिक्शन नहीं आती, तब तक जो आपको फील हुआ है कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको महसूस कर रहे हो, तब तक वो आप वैसे ही उसको कंसीडर कर सकते हो। ये आपको लॉ इन प्रेमा फशाई की सूरत में, इन प्रेमा फशाई जो आर्टिकल है, ये जो टर्म है, इसकी सूरत में लॉ आपको प्रोटेक्शन फराहम करता है किसी भी जुडिशरी को। रिक्विजिट ऑफ कैरेक्टर, लाजम और जरूरी कैरेक्टर के लिए क्या क्या है। रेपुटेशन और डिस्पोजिशन, आपकी इज्जत, आपकी पोजीशन कैसी है माशरे के अंदर, किस तरह की है। वैल्यू ऑफ गुड कैरेक्टर, इट शो द रेपुटेशन अमंग द सोसाइटी, इट शो द रेपुटेशन अमंग द सोसाइटी। ये जाहिर करती है सोसाइटी के अंदर आपकी इज्जत कैसी है, आपका नाम कैसा है, आपका म्यार कैसा है, आपका मुकाम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो टीचर है, लोगों को टीच करता है, माशरे को एक नई सोच, एक नई लगन, एक नई राह देता है, नया रास्ता खोलता है, तो जनरली अज्यूम किया जाता है कि वो गलत नहीं हो सकता। बट इट डज नॉट मीन कि टीचर गलत नहीं होता। एक वकील है, वो प्रोटेक्शन करता है लॉ की, लोगों को उनके राइट्स देता है, तो इट डज नॉट मीन कि वो खुद से गलत नहीं होगा। एक जज है, वो लोगों के लिए अच्छाई और बुराई के फैसले करता है, इट डज नॉट मीन कि वो खुद से गलत नहीं होगा। पुलिस वाला है, लोगों की प्रोटेक्शन करता है, इट डज नॉट मीन कि वो खुद से गलत नहीं होगा। तो इन प्रेमा फशाई वो लोग ऑब्जर्व किए जाते हैं कि नहीं ये रेप्यूटेड लोग हैं, ये एबल लोग हैं, ये कैपेबल लोग हैं, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, जब तक कि उनके खिलाफ ऐसी एविडेंस ना आ जाए। तो यही आपका जो बैड कैरेक्टर है वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर इसी तरह से अमल दखल करता है कि अगर आपके ऊपर केस, आप एक शख्स है वो इस हद तक दंगे फसाद के अंदर इन्वॉल्व है कि आए रोज लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, तो अगर किसी ऐसे केस के अंदर उसका नाम आ जाता है, चाहे उसने नहीं भी किया, कि अगर किसी ऐसे केस के अंदर उसका नाम आ जाता है जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, किसी को फायर लगा हो, किसी को नुकसान हुआ हो, चाहे उसने नहीं भी किया, बट इन प्रेमा फशाई ऑन फर्स्ट साइट यह जूम किया जाएगा ये शख्स ऑलरेडी माजी के अंदर भी इस तरह के काम करता रहता है, लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, लोगों के अंदर इंतशार फैलाना, तशद्दुद करना, फसाद बर्पा करना। प्रोबेबिलिटी है कि इसने अभी भी ये काम किया होगा।
तो बेसिकली ये आपके जो माजी का अजम्पशन, उसका एक अक्स है, उसका एक चेहरा है कि जब तक कि उसको उसकी रिबर्टल ना आ जाए, उसकी कंट्राडिक्शन ना आ जाए, तब तक यही अज्यूम किया जाएगा कि अगर ये माजी में बुरा था तो प्रोबेबल है कि अब भी बुरा होगा, या अगर ये माजी में अच्छा था तो मुमकिन है कि ये अब भी अच्छा होगा, तावक्ते उसके खिलाफ किसी गवाही से, किसी एविडेंस से साबित ना हो जाए। इट इज डायरेक्टली इन इशू, देयरफॉर मटेरियल, ये डायरेक्टली इन इशू, जो इश्यूज के मामला है वहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जनरली यूजफुल इन डाउट केसेस, आमतौर पर जो डाउटफुल, शक व शुबहात वाले केसेस होते हैं वहां पर भी जो आपका माजी है, बैड कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर है, वो रेलिवेंट होगा आपके पास्ट में या आपके फ्यूचर में। रेलिवेंट से मुराद ये है कि वो मुतलका होगा, वो एक कंसर्न रखेगा, एक ताल्लुक रखेगा कि आपका माजी कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो वो आपके इन चीजों से कंसर्न रखता है, एक ताल्लुक रखता है। Once good character of a person is proved, then to rebut it must be some unimpeachable piece of evidence. अगर एक दफा एक शख्स अपने करैक्टर को अच्छा साबित कर देता है तो फिर उसके बाद अगर आपने उसकी रिबर्टल करनी है तो आपको अनइम्पीचेबल ऐसी एविडेंस और विटनेस लाना पड़ेंगे जिनका तोड़ ना हो, जो इतने एथेंटिक हो कि जिनकी रिबर्टल कुछ ना हो, जिनकी कंट्राडिक्शन कुछ ना। तो आपको ऐसी एविडेंस, ऐसे विटनेस उसके बाद लाना पड़ेंगे उस शख्स के करैक्टर को डिसप्रूव करने के लिए, अगर वो अच्छा है, और उसके करैक्टर को बुरा साबित करने के लिए। नेचर ऑफ करैक्टर, नेचर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेचर का होगा या नेगेटिव नेचर का होगा, अंडरस्टूड बात है। रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर, करैक्टर ऑफ अक्यूज पर्सन शुड बी, रेलिवेंसी ऑफ अक्यूज पर्सन शुड बी कंसीडर्ड डिफरेंटली इन सिविल केसेस और क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर जो रेलिवेंसी है वो डिफरेंट होती है, और अंडरस्टूड बात है, सिविल जो है वो अपनी एक सिविल नोयत रखता है, वहां पर कोई किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा होता। बट इन क्रिमिनल जो केसेस हैं वहां पर कोई ना कोई नुकसान, तशद्दुद या स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसी लॉबी, ऐसा काम हुआ होता है। तो सिविल केसेस के अंदर जो इसकी नोयत है, जो इसकी इसका जो पर्पज है वो डिफरेंट है। क्रिमिनल केसेस के अंदर इसका जो पर्पज है वो डिफरेंट है। रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर इन सिविल केसेस, आर्टिकल 66, 69 रिलाई आर्टिकल। जनरल रूल द करैक्टर ऑफ पार्टीज प्लेंटिफ या डिफेंडेड इज नॉट रेलिवेंट। जो जनरल रूल है सिविल केसेस के अंदर, वो जो आपका पास्ट है, जो आपका माजी है, वो रेलिवेंट नहीं होगा। बट इन एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन है वहां पर, इफ द क्वेश्चन अराइज एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस विच ही ought टू रिसीव, द करैक्टर ऑफ सच पर्सन शुड बी कंसीडर्ड। अगर क्वेश्चन इस तरह का राइज हो जाए जो उसके करैक्टर को शो करता है, जो उसके माजी को कंसर्न करता है, तो उस वक्त भी उसका जो माजी है वो कंसीडर्ड होगा इन सिविल केसेस के अंदर। सेकंड, करैक्टर इटसेल्फ इन्वॉल्व इन फैक्टर इशू, अगर करैक्टर ही उसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि उनका जो लड़ाई, उनके अंदर जो कोई ऐसी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेड के दरमियान में सिविल केसेस में, तो वो कंसर्न ही उसके करैक्टर से करती हैं, उसका करैक्टर ही उसके अंदर इन्वॉल्व है। इसकी एग्जांपल, फर्ज मान एक पार्टी इल्जाम ही दूसरे पार्टी के किरदार के ऊपर लगाती है कि इसका किरदार ऐसा है, इसका करैक्टर ऐसा था, या माजी के अंदर ऐसा था। तो जहां पर डायरेक्टली उसका किरदार, उसका करैक्टर, उसका पास्ट का करैक्टर, जो गुड करैक्टर या बैड करैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, तो वहां पर भी डेफिनेटली जो उसका करैक्टर है वो कंसीडर किया जाएगा, वो इन्वॉल्व हो जाएगा उस केस के अंदर। द करैक्टर कैन बी रेलिवेंट इफ इट इज अपीयर प्रेमा फाई व्हाइल गोइंग थ्रू द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रेलिवेंट टू द सिविल मैटर। द करैक्टर कैन बी रेलिवेंट, जो करैक्टर होगा वो रेलिवेंट होगा इन एक्सेप्शन केसेस इफ इट इज अपीयर प्रेमा फाई व्हाइल गोइंग थ्रू द सर्कमस्टांसेस, अगर वो प्रेमा फाई के तौर पर जाहिर होता है, मतलब बजाहिर ही या तो वो अच्छा नजर आ रहा है या वो बुरा नजर आ रहा है। अदरवाइज रेलिवेंट टू द सिविल केसेस, बसूरत दिगर वो सिविल केसेस के अंदर रेलिवेंट होगा अगर प्रेमा अफशाई के तौर पर। मैंने आपको प्रेमा अफशाई की एग्जांपल बताई पहले डिटेल से कि प्रेमा अफशाई जो चीज बजाहिर नजर आ रही है, जब तक कि वो उसके रिबर्ट साबित नहीं हो जाती, उसकी कंट्राडिक्शन उसके ऊपर साबित नहीं हो जाती, उसके अगेंस्ट जब तक वो साबित नहीं हो जाती, तब तक जो फर्स्ट साइट है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, वो ही कंसिडर की जाएगी एज ए ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन, जब तक कि उसको गलत साबित नहीं कर दिया जाता। Basis of non-relevancy of character in civil cases, purpose to administration of justice, protection of right, enforcement of right, maintenance of right, rights को enforce करवाना, protection करना, maintain करना कि कोई किसी के माजी की वजह से उसके ऊपर नया केस ना बना देंगे, माजी के अंदर भी धोखेदार था, धोखे देता था, दगा करता था, लोगों के साथ बेवफाई करता था, तो ये माजी के अंदर भी बुरा था, तो लिहाजा ये अब भी बुरा होगा, तो इसके ऊपर ये केस चला देते हैं, इसको ऐसे फंसा देते हैं, जेल के अंदर पड़ा रहेगा। तो किसी के माजी की वजह से उसके फ्यूचर के राइट की वायलेशन नहीं की जा सकती। ये भी एक पर्पस है नॉन रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर का। रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर इन क्रिमिनल केसेस, रिलाई आर्टिकल 67 to 68, ये क्रिमिनल केसेस के अंदर जो रेलिवेंसी है। जनरल रूल गुड करैक्टर, द प्रीवियस गुड करैक्टर ऑफ पर्सन इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस, जैसे कि हमने सिविल केसेस के अंदर पढ़ा कि जर्नली
जो रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर है, जो प्रीवियस उसका कैरेक्टर है, वो रेलिवेंट नहीं होगा सिविल केसेस में। बट इन एक्सेप्शन, अगर उसका कैरेक्टर ही इन्वॉल्व है, उसका कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई है, या उसका जो है ना वो कैरेक्टर को ही सामने लेकर आना है, उसके कैरेक्टर के उसके खिलाफ जो बात करनी है, एक्सेप्शन केसेस के अंदर वो इन्वॉल्व होगा सिविल केसेस में। बट क्रिमिनल केसेस के अंदर जनरली जो उसका बैड कैरेक्टर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली कंसर्न करेगा इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट। बैड कैरेक्टर जनरली इररेलेवेंट। क्रिमिनल केसेस के अंदर बेसिकली क्रिमिनल केसेस जो है ये एक लॉ के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड इन द आई ऑफ लॉ। मुलजम जो है ये एक बड़ा फेवरेट, बड़ा ही एक पसंदीदा बच्चा है कानून का। तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि कानून मुलजिम को फेवर देता है। मकसद इसका है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में चूंकि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, क्रिमिनल लिटिगेशन, क्रिमिनल माइंडेड बहुत ज्यादा है, किसी को फंसाना, किसी के ऊपर झूठी FIR करवाना, किसी को धोखाधड़ी से मार देना, तो लॉ भी इस चीज को जानता है। तो जनरली भी अगर देखा जाए तो 55 to 60% जो लिटिगेशन है वो झूठ के ऊपर बेस करती है, उनका पलंदा ही झूठ के ऊपर होता है। तो लॉ को पता है, बेसिकली लॉ प्रोटेक्शन फराहम करता है अक्यूज को कि इसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा के, जैसे कि हमारे इस्लाम में भी ये कहा जाता है और कानून का भी एक प्रिंसिपल है कि 99 लोग जो मुजरम हैं वो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह वो नहीं फंसना चाहिए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हुए लॉ ने ये फिनोमिना बनाया, लॉ ने ये मुहावरा बनाया कि अक्यूज इज अ फेवरेट चाइल्ड इन द आई ऑफ लॉ, कि जो मुलजम है वो एक बड़ा मासूम और बड़ा पसंदीदा बच्चा है कानून का, ताकि उसके खिलाफ उसके राइट की वायलेशन ना हो, कोई उसके खिलाफ ऐसी कॉन्स्पायरेसी ना करे जिससे वो नाजायज फंस जाए, जिससे उसको नाजायज सजा हो जाए। तो इसलिए लॉ उसकी प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो गुड कैरेक्टर होगा जनरली वो रेलिवेंट होगा आपके क्रिमिनल केस के अंदर। एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगा कि जी इसने चोरी की है, लेकिन उसके माजी के अंदर वो इतना बेहतर कैरेक्टर का हामिल था, कभी उसने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, कभी बुराई नहीं की, कभी उसने बुरा काम नहीं किया, तो दैट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। बट जो बैड कैरेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं होगा। क्यों? हो सकता है उसने माजी के अंदर कुछ गलत किया हो, लेकिन बाद में सुधर गया हो, माफी मांग ली हो, तौबा कर ली हो अल्लाह से, या अपनी सजा पूरी कर ली हो। तो इट डज नॉट मीन कि अगर एक शख्स ने एक दफा जुर्म किया तो बार बार भी वो जुर्म करेगा। इन एक्सेप्शन आर ऑलवेज दे आर, इस्तिस्ना हर जगह पर होता है, एक्सेप्शन हर जगह पर होती है। बट जनरल प्रिंसिपल यही है कि अगर एक दफा कोई सजा कर ले, काट ले, अगर एक दफा किसी ने जुर्म किया तो इट डज नॉट मीन कि वो दोबारा से भी जुर्म करेगा। बैड कैरेक्टर जनरली इररेलेवेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट इन एक्सेप्शन इट बिकम रेलेवेंट इन रिप्लाई इफ इट इज फॉल्सली प्रूव्ड बाय एविडेंस दैट सच पर्सन हैज अ प्रीवियस गुड कैरेक्टर। ये रेलिवेंट होगा बैड कैरेक्टर अगर ये साबित कर दिया जाए गलत तरीके से कि जी इसका कैरेक्टर अच्छा है, यानी कि एक शख्स अपने कैरेक्टर को झूठे तरीके से सही साबित कर दे, झूठे तरीके से अपने आप को सच्चा साबित कर दे कि मैं तो जो है ना वो बड़ा नेक और दीनदार और आलम परहेजगार बंदा, मैंने तो कभी कुछ काम ही नहीं किया। तो इस चीज को वो गलत तरीके से अपनी अच्छाई को साबित करता है, झूठ से अपनी सच्चाई को साबित करता है, तो फिर ये इन बैड कैरेक्टर जो है ये भी रेलिवेंट होगा क्रिमिनल केसेस के अंदर। यानी कि गुड कैरेक्टर तो रेलिवेंट होगा, जनरली बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है। बट अगर कोई बैड कैरेक्टर कब रेलिवेंट है? अगर कोई अपने माजी की बुराई को अच्छा साबित करे गलत तरीके से, अपनी माजी की बुराई को, अपने माजी के गलत वाकयात को अच्छा साबित करे झूठ के जरिए, झूठी गवाही के जरिए, झूठे एविडेंस के जरिए, झूठे विटनेस के जरिए, तो फिर ये रेलिवेंट होगा बैड कैरेक्टर भी इन क्रिमिनल केसेस। रूल मेयर लॉजिक ऑफ FIR डज नॉट अमाउंट ऑफ कन्विक्शन। आमतौर के ऊपर जो FIR होती हैं ये कन्विक्शन कंसीडर नहीं की जाती। मतलब ये नहीं है कि एक शख्स के खिलाफ FIR हुई है तो वो मुलजम है। FIR तो एक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर एक पार्टी इल्जाम लगाती है दूसरी पार्टी के ऊपर, उसके बाद एविडेंस आना, विटनेस आना, फिर कोर्ट की जजमेंट के बाद कोई मुलजम या कन्विक्शन उसकी कंसीडर की जाती है। FIR की बेस के ऊपर किसी को मुजरम नहीं कहा जा सकता। हाँ, मुलजम जरूर है, मुलजम जिसके ऊपर इल्जाम लगा हो, मुजरम जिसके ऊपर जुर्म साबित हुआ हो और उसको सजा मिली हो। प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। हाँ, बुरे कैरेक्टर में, बैड कैरेक्टर में अगर उसको माजी के अंदर सजा हुई है तो ये रेलिवेंट होगा कि जी इसको सजा भी हुई थी माजी में, तो ये इन एक्सेप्शन केसेस रेलिवेंट होगा, जनरली ये रेलिवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स। क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी SS में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।